हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा लेक्चर नंबर 10 में। जैसा कि आपको पता है कि मैं अब एग्ज़ाम की वजह से जल्दी जल्दी लेक्चर लेके आ रहा हूं, तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है। तो इसमें भी हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए हम बिना बात किए हुए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुँचता है तो उस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। तो मान लीजिए कि आप उस विद्यालय का प्राचार्य हैं, तो उसको आप क्या करेंगे। तो जैसा कि हम आपको समझाते आ रहे हैं कि जिस क्वेश्चंस का आपको समझ में नहीं आया उसका इंग्लिश ऑप्शन भी आपको पढ़ना है, और टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड के आंसर देने के लिए आपको क्या है, चारों ऑप्शंस को ज़रूर से पढ़ना है। तो सेमी फॉर्मेट में हम अपना जो तरीका जो हम लोग सीखे हैं उसको अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो आंसर कह रहा है वो कह रहा है कि कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उस शिक्षक को मिलने को कहेंगे, विद्यालय की प्रबंधन समिति से इसका शिकायत करेंगे, सभी के सम्मुख उसको डांटेंगे। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इतना क्वेश्चंस आप 9 पार्ट कर चुके हैं, अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जो लोग यहाँ पे पार्ट 10 ही डायरेक्ट देख रहे हैं उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, और प्लेलिस्ट में आपके जाने के बाद वहाँ पे पार्ट 1 से आप एक बार देखिए, क्योंकि शुरू में मैं कोई भी क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हूँ और फिर कुछ कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे डिस्कस किए हैं कि उसका आंसर हम लोगों को कैसे पता करना है। तो आइए यही सब बातों के साथ हम 4 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, जो कि कह रहा है कि आप उन्हें उनके उत्तरदायित्व के विषय में बताएंगे। तो आप खुद ही समझ चुके होंगे कि यहाँ पे ये आंसर होगा कि हम टीचर को क्या करेंगे, उनके उत्तरदायित्व को बताएंगे कि सर आपका उत्तरदायित्व ये है, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो डी नंबर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो 52 नंबर है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो लर्निंग को सही प्रभावित करता है, यानी कि सीखने की कला को कौन सा गुण जो है सही आपको बताता है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हम समझते हैं, ये हिंदी मीनिंग, हिंदी में इसका बहुत ही उल्टा पुल्टा हमको इसका एक्सप्लेनेशन लगता है हिंदी वर्ड, तो इसको इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इमेजिन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स वुड करेक्टली डिफाइन लर्निंग, यानी सीखने की कला को सबसे अच्छा कौन डिफाइन करना है। तो अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन एंड, ठीक है, वर्कमैनशिप, चेंज इन बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, बिलीव, क्रिएटिविटी एंड एंडोरेंस, और इंस्टीट्यूशन इंटेलिजेंस एंड, ठीक है, मेमोराइजेशन। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होगा कि जब आप सीखते हैं कोई चीज़ को, तो लर्निंग आप सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है, आपको अनुभव मिलता है, ठीक है, प्रैक्टिस आप जब करते हैं ये सारा आपको करना पड़ता है, चेंज प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण लर्निंग को सही रूप से प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, चेंज इन बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन, अभ्यास और अनुभव, ये सब जो है लर्निंग को क्या करता है, परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53rd नंबर और 54 नंबर एक ही साथ हम लोग देख लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये तो हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, ये इग्नू का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तो इसका ये डी नंबर एग्जैक्ट आंसर सही होगा। इसके बाद जब हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे है हमारे पास कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएं निकट हो। अच्छा, जब परीक्षा निकट हो जाएगा तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आप हमेशा आप स्कूल में अपना करे होंगे, इस चीज़ का आंसर आप खुद ही निकाल सकते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने घर बुलाकर उनके पाठ्यक्रम पूर्ण कराना चाहिए, विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूर्ण कराना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए कहना चाहिए, यानी कि ये तीनों पाठ्यक्रम पे आंसर है। चौथा है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में उनकी सहायता करना चाहिए। तो ये स्कूल में जब भी एग्ज़ाम होने वाला रहता है तो आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, सोल्व करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो डी नंबर होगा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को क्या करवाना चाहिए, हमको सॉल्व करवाना चाहिए। नेक्स्ट वन हम 55 पे अगर दोस्तों बात करें तो 55 जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि यह कहा जाता है कि कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हाँ सबका विचार अलग अलग होता है, ये पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है यह तथ्य है, ये तथ्य जो है किस पे डिपेंडेंट है। तो शिक्षण में शिक्षकों हेतु बड़ी बाधा है। दूसरा,
शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है। ऊपर जो कहा जा रहा है वो सुझाव है आपका। पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में आप प्रचलित है। ऐसा करें, यानी कि ऊपर जो कहा गया है कि बच्चों के विचार में भिन्नता पाई जाती है, ये अब प्रचलित है, ऐतिहासिक प्रमाण है। कह रहा ऐसी आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों को बहाना बनाना चाहते, इसके लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, ये कह रहा है कि पूर्णतः ऐतिहासिक प्रमाण है, तो ये तो सब लोग जानते हैं कि हर एक विद्यार्थी की अपने अपने सीखने की कला होती है ना, वो अपना अपना सीख सकता है। तो ये जो देखिए, शिक्षक का ये सबसे बड़ी शिक्षक के लिए क्या होती है, बाधा होती है। आपको पता होगा टीचर क्या करता है कि एक क्लास में मान लो कि एक बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट आ जाए और एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट मतलब इंटेलिजेंट हो, और एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो, तो टीचर बेचारा बहुत ही परेशान हो जाता है कि वो कैसे पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो यानी कि टीचर के एमंग बहुत ही ज़्यादा अगर डिफरेंस क्रिएट हो जाए, जब आप कहीं पढ़ाए होंगे ट्यूशन वगैरह, तो आप ऐसा फील किए होंगे कि एक बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सीख जाता है, एक बच्चा सीखता ही नहीं। तो टीचर शिक्षक के लिए क्या होता है, बहुत ही बाधा बन जाता है कि आखिर कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर आप स्लो पढ़ाइएगा तो तेज़ वाला बच्चा बोर हो जाएगा, और अगर आप तेज़ बच्चे के हिसाब से पढ़ाइएगा तो स्लो बच्चा बोर हो जाएगा। तो उस केस में बहुत ही ज़्यादा टीचर को परेशानियाँ फील करनी पड़ती हैं। तो ये जो लोग पढ़ाए होंगे वो प्रैक्टिकल पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कल भी हम एक क्वेश्चन पार्ट 9 में करे थे, वो तथ्य पे आधारित क्वेश्चन था। तो उसको भी आप आंसर लिख के याद ही कर लीजिएगा, और इसको भी आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसको आप याद कर लीजिएगा कि व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है दोस्तों, वो स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो कल का जो एक इस तरह का आंसर था उसको आप अलग कॉपी में नोट करके लिखिएगा, क्योंकि वो फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस है, तो आपको याद करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली तकनीक शामिल करती है। तो शिक्षक क्या क्या लाते हैं क्लास में, तो लेक्चर लेके आते हैं, इसके बाद अंतः क्रियात्मक लेक्चर भी लाते हैं, सामूहिक कार्य करवाते हैं, स्व अध्ययन करवाते हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी भी टीचर तो करवाते ही हैं, ग्रुप वर्क भी करवाते हैं, लेक्चर भी देते हैं। ठीक है, इंटरएक्टिव लेक्चर, हाँ ये भी करवाते हैं। तो अब कह रहा है कि अच्छा, इसमें नीचे भी दिया है, देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चयन करना है। तो हमको तो ये चारों सही दिख रहा है, तो हम ऑप्शन एक बार देखते हैं। तो ऑप्शन देखने के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या होगा। तो ऑप्शन जब हम लोग दोस्तों देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये बी नंबर ऑप्शन में कहीं रहा है कि चारों सही होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा कि शिक्षक लेक्चर भी करवाते हैं, अंतःक्रियात्मक लेक्चर भी होता है, समूह कार्य भी करते हैं, और स्व अध्ययन भी करते हैं। नेक्स्ट वन है 58 नंबर दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहायक एड सामग्री में सबसे ज़्यादा सही है, यानी कि टीचर को सबसे ज़्यादा क्या मदद करता है। दे हेल्प, ठीक है, ये दे हेल्प इन, ठीक है, रिटेटिंग कंसेप्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, और टीचिंग एड है ना। टीचिंग एड का मतलब वो आप समझिए ऑडियो विजुअल है ना। टीचिंग एड का मतलब जैसे कि आप प्रोजेक्टर कहीं लगा के पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लास लगा के पढ़ाते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब स्मार्ट क्लास में आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ को देखते हैं, तो आपको टीचिंग एड के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है, एड का मतलब प्रैक्टिकल, मतलब जितना भी टीचिंग के लिए सामान मटेरियल वगैरह यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे अभी एक एनिमेशन लगा के कोई चीज़ समझाने लगे, तो वो टीचिंग एड हो गया। तो टीचिंग एड कोई भी बच्चों को क्या करता है, ज़्यादा टाइम तक समझने में मदद करता है, यानी कि द हेल्प इन रिटेनिंग द कंसेप्ट लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि लंबे समय तक उसको याद रखने में मदद करता है। तो इसका आंसर नंबर ए होगा दोस्तों। बाकी आगे पढ़े नहीं हम, क्योंकि ये यहीं पे हमको आंसर दिख गया। ऐसे सब पढ़ना ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो। नेक्स्ट है कि आज बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना से अधिक भावनात्मक दबाव में है, क्यों। अच्छा, चिल्ड्रेन ऑफ द टुडे आर अंडर ग्रेट इमोशनल स्ट्रेस। अच्छा, इमोशनल स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, क्यों, ऐसा क्वेश्चंस में कहा है। तो यहाँ पे समझिए, आज का समाज अधिक जटिल है, पहला क्वेश्चन उनका कहना ये है। परिवार के सदस्य के साथ संबंध कमज़ोर हो गए हैं, ये भी है। विद्यालय में बच्चों के लिए समंजित का निम्न एडजस्टेड, ठीक है, समंजित नहीं, एडजस्टेड नहीं है। पालक, हाँ, यानी कि माता पिता बच्चों में कम रुचि लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है बी नंबर है,
ठीक है। बी इसलिए है कि आप प्रैक्टिकली आजकल देखते हैं कि क्या होता है, मदर भी कहीं पे जॉब कर रही है, फादर भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और बच्चों को कोई और आके पाल कर रहा है, वो दिन भर स्कूल में रह रहे हैं, दिन भर प्ले स्कूल में रह रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है ना कि बॉन्ड विथ मेंबर ऑफ द फैमिली आर वीकेंड, फैमिली मेंबर के साथ क्या है वो वीक हो गया, यानी कि फैमिली मेंबर उसको क्या कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो फैमिली के साथ वो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, इसलिए क्या होता है परिवार के सदस्य जो है पहले की तुलना में अधिक भावनात्मक में ये हो रहा है, आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो था दोस्तों वो बी था। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में, है ना, विद्यार्थी आखिर आपके क्लास से अनुपस्थित क्यों होते हैं, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, 60 है लेकिन ये 10 है। तो कह रहा है परिचार अनुपस्थित आदत के समय इन दैट कंसिस्ट ऑफ हैबिट ऑफ, ठीक है, absenteeism ऑफ अ स्टूडेंट। तो कह रहा है प्रचार एवं अभिभावक को चिंतित होना चाहिए। विद्यालय अनुशासन के अनुसार अधिकारियों को उनके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहिए। शिक्षक को इसे गंभीर रूप से समस्या लेनी चाहिए। नियमित विद्यार्थियों की तुलना में इन विद्यार्थियों को कक्षा में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए, अगर कोई भी क्लास से आपका बच्चा अनुपस्थित हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है, ये हम बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि आप खुद ही जब एक स्टूडेंट होंगे तो कोई टीचर अगर आपको सही से नहीं पढ़ाता होगा तो आप वॉशरूम जाते होंगे तो उधर ही घूमते रह जाते होंगे, आप प्ले स्कूल में जाते होंगे तो उधर फील्ड में जाते होंगे तो उधर ही घूमते रह जाते होंगे। यानी कि शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक को अपने आप सोचना चाहिए कि हम सही नहीं पढ़ा रहे हैं, और जो टीचर सही नहीं पढ़ाते उनको रिस्पेक्ट भी बहुत कम मिलता है, ये बात आप देखे होंगे। तो सारा चीज़ जो है टीचर किसी बच्चों को कैसे समझा पा रहा है इस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जानते तो बहुत कुछ है लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं बच्चों को, तो उनका भी टीचर को वो रिस्पेक्ट थोड़ा कम पाते हैं। ये प्रैक्टिकली आप अपने 9, 10th, 11, 12th में जब आप क्लास जाते होंगे, अभी तो ग्रेजुएशन में क्लास नहीं जाते होंगे, तो उस समय आप अपने आप को सोचिए और फिर वहाँ पे आप प्रैक्टिकली रख के जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में आपको कभी कन्फ्यूज़न हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है ना, आपको एक बच्चा बन जाना है, 6, 7, 8, 9 में बच्चा बन जाना, और आप देखना है कि आपको ये सोचना है कि अच्छा हम कैसा करते थे, है ना, या हमारे साथ वाला जो सहपाठी है वो कैसा करता था। तो आपको इसमें फिर पढ़ने में मज़ा आएगा और क्वेश्चंस आपका सही होगा। नेक्स्ट है 61 नंबर की अभिप्रेषण एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है, यानी कि वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन विच इंस्पायर अ स्टूडेंट टू वर्क हार्डर व्हेन। अच्छा, इसमें क्या मोटिवेशन है, क्या आप करेंगे छात्र के साथ, ठीक है, जो कि छात्र आपसे अधिक सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या कह रहा है, छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करते हैं, छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्कसंगत लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं। तो ये तो आप बचपन से ही बोलते होंगे, ये तो पहला ही गलत होगा कि हम ये बनना चाहते हैं और आप माता पिता कहते होंगे ये बनना चाहते होंगे, तो वहीं पे मैटर सॉर्ट आउट। आप कुछ कहेंगे आधा मन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। छात्र को दंड देंगे तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे, और पहला, तो देखिए पहला ज़्यादा सही है, पुरस्कार प्राप्त करना भी इसका कोई आंसर नहीं हुआ, कि छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करें। आप अपना लक्ष्य स्वयं फिक्स करिए। जैसे कि आप लोग बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि अभी ग्रेजुएट पास ही किए होंगे और उनका गोल हो गया हो कि हम बीएड में एडमिशन लेंगे, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो थक हार के एडमिशन ले रहे होंगे, उनका कहीं पे गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ होगा तो वो बीएड में एडमिशन ले रहे होंगे। तो ये दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस होगा उनके पढ़ाई में और उनको जो कोर्स करेंगे उसमें। तो ये है कि आप अपना लक्ष्य खुद से निर्धारित कीजिए और फिर उसको आप क्या कीजिए, आप अचीव कीजिए। नेक्स्ट वन है कि उस निर्देशन तंत्र का नाम है जो सभी छात्र को अधिगम यानी कि लर्निंग समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निश्चित लक्ष्य करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा मैं इसका इंग्लिश पढ़ लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। What is the name of the system of instruction that seek to enable a student to achieve instructional objectives by allowing learning them। हाँ, यानी कि कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि बच्चों को कैसे सीखने में मदद कर सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो कह रहा है कि सुधारात्मक निर्देश सुधार कर, ठीक है। इसके बाद इनसाइट लर्निंग यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम। नेक्स्ट है कुशलता कसौटी और कुशलता अधिगम। तो देखिए ये मेस्टी क्रिएशन आपकी मतलब कोई चीज़ क्रिएट करके या फिर लर्निंग करके, तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है अंतर्दृष्टि अधिगम। इसका हम एग्जाम्पल आपको कुछ समझाते हैं, सोचकर थोड़ा हम इसमें ब्रेक ले लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्ट समझ में आ जाए दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये हम इनसाइट लर्निंग की बात करें, इसका मतलब होता है देख कर सीखने की इजाज़त, है ना। हर एक बच्चों का अपना अपना लक्ष्य है, तो वो क्या कर रहा है, इनसाइट मतलब वो देख कर समझ कर उसको सीखे। तो इसका आंसर ये होगा
ये इंसर्ट इस तरह का क्वेश्चंस का आंसर आप याद ही कर लीजिए। 25 क्वेश्चंस में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो फिर आप देखिएगा वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आंसर इसका कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन है कि आपकी कक्षा विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है। अच्छा, यानी कि इसका मतलब कहने का ये है, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक कोई बच्चा बहुत ही छोटा है आपके क्लास में और कोई बच्चा बहुत ही लंबू है आपके क्लास में, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि उसको कैसे बैठाएंगे, तो अच्छा तरीके का मतलब रैंडमली बैठा देंगे। जो छोटे कद के विद्यार्थी हैं उसके इस प्रकार बिठाए जाएँ कि वो कक्षा में गतिविधियों को सरलता से देख सकें। इसके बाद फिर ऐसा है कि ऐसी व्यवस्था जो पूर्ण रूप से ऊंचाई पर आधारित हो, ऐसे व्यवस्था जिसमें कक्षा में लंबे विद्यार्थी होकर बैठे। तो देखिए ये ज़्यादा सही है, इसमें सारा चीज़ इसी में आ गया कि हम छोटे कद के विद्यार्थियों को इस प्रकार बैठाए जाएंगे कि कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख सके एवं सहभागी कर सके। तो जब ये आप कर ही दीजिएगा तो आप जिस तरह से अरेंजमेंट कीजिए उससे उसको कोई मतलब नहीं है ना, कि लंबे को आगे बैठाइए, पीछे बैठाइए, एक जगह बैठाइए। जब छोटे कद के विद्यार्थियों को ज़्यादा मुश्किल होगी उसका सॉल्यूशन आप दोस्तों निकाल ही दिए। सॉल्यूशन उसका जब आप निकाल दिए तो फिर आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो बी होगा। नेक्स्ट वन है 64 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपकी ईमानदारी सर्वोत्तम रूप से कौन प्रदर्शित, यानी कि आपकी ईमानदारी कैसे कहता है। आप कैसे बता सकते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं सर्वाधिक ईमानदार हूँ ऐसे कहकर, या आप अपने कार्यों को पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से किए हैं, मैं किसी भी कार्य के लिए कोई उपहार नहीं लिया है ये कहकर, या मैंने आप लुभावनों प्रस्तावों का स्वीकार कर। तो देखिए ये सब का ज़रूरत नहीं है, आपका बी नंबर सही है कि आपको अपना कार्य जब श्रेष्ठतापूर्वक करिएगा तो फिर आपको किसी को कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ऐसा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। अच्छा, सोमवार को उसने सब ठीक से याद रहा तथा उसने परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, परंतु जब 2 सप्ताह बाद उन्हें पुनः परीक्षण किया उसे तो पढ़ी गई कोई सामग्री याद नहीं रही। नेहा द्वारा की गई स्मृति में वह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक गई। अच्छा, यानी कि वो कह रहा है कि जैसे कि हम कल एग्ज़ाम है तो आज हम रिवीजन किए और कल जाके एग्ज़ाम में लिख दिए, है ना, और हम जब आज रिवीजन किए थे और एक वीक लंबा ड्यूरेशन के बाद एग्ज़ाम हुआ तो हमारा मार्क्स कम आ गया। तो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोगों को पता होगा, बचपन से आपको कहते आ रहा है लोग कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, वो दवा की तरह काम करता है रिवीजन, रामबाण जिसको आप बोलते हैं रिवीजन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन है कि वह उसे टू रीच द सेंस, वह उसे सांवेदिक पंजीकरण तक पहुँची, वह उसे वर्किंग मेमोरी तक पहुँची, वह उसकी दीर्घकालीन स्मृति तक पहुँची, वह उसकी स्मृति तक कभी पहुँचे ही नहीं, यानी कि उसको कभी याद ही नहीं हुआ। तो 65 का जो आंसर होगा कह रहा है कि टू रीच हर वर्किंग मेमोरी, यानी कि वो वर्किंग मेमोरी तक पहुँची, लॉन्ग टर्म में तो उसको याद नहीं रहा। ठीक है, वो नेवर इसको ये भी नहीं हुआ। और रीच हर सेंसरी वो पंजीकरण तक पहुँची, इसका मतलब हमको सही नहीं पता है, ये आप देखिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है दोस्तों बी है। कह रहा इट रीच्ड हर वर्किंग मेमोरी, है ना, वो अपने वर्किंग मेमोरी तक पहुंची। और उसके बाद फिर जैसे कि ये क्या कर रहा है अभी रिवीजन की, तो जितना उसको चाहिए था वो अभी याद कर ली, कल एग्जाम हुआ जाके लिख दी, फिर वो भूल गई। ठीक है, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वो रीच हर वर्किंग मेमोरी, वो अपने वर्किंग मेमोरी तक पहुंची। नेक्स्ट वन है कि कक्षा में शिक्षक में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं वो, है ना, कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं। अच्छा, तो वो क्या होता है, तो कह रहा है कि विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने हेतु सरलता से नाटकीय रूपांतरण करते हैं, प्रायः अपने उत्साह में अपने अंदर छुपी हुई विषयगत दक्षता को खो देते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं, यानी कि लर्निंग में सहभागी बनाते हैं। उपयुक्त सभी, तो देखिए उपयुक्त सभी देख के ये आपके लिए अलर्ट वाला क्वेश्चन है कि उपयुक्त सभी देख के आप आंसर नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आंसर तो सही जैसा दे रहा है, उत्साह में अपनी आंसर छुपी हुई ऐसा खो देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आंसर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आप आंसर बचा सी और ए। तो विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु सरल एवं नाटकीय रूपांतरण करते हैं और विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहभागी बनाते हैं। तो ये ज़्यादा आंसर सही है कि वो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 के बाद 67 दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञात्मक क्षमता उच्च स्तर की है ना, संज्ञात्मक क्षमता जो कौन सा उच्च स्तर की है, तो इवैल्यूएशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग और नोइंग।
तो इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। किसी भी चीज़ में मूल्यांकन करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मूल्यांकन नहीं कीजिएगा तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा प्रोग्रेस क्या हो रहा है। 68 है, बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो ये क्वेश्चंस भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो उनके जब आप एक आक्रामक तरीका आपके विरुद्ध अपना रहे हैं तो उनके व्यवहार के पीछे छिपे हुए कारण को हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो ये भी हम पहले बता चुके हैं। तो आप आंसर चारों पढ़िए और फिर ये देखिए, ऐसे हम बी आंसर पहले बता चुके हैं। 69 भी हम आपको पहले बता चुके हैं। ये इग्नू के क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट ये सब मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसा था जो हम पहले बता चुके थे, और बहुत सा क्वेश्चन ऐसा था जो हम अभी कंसेप्ट बताए हैं उस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे नज़रअंदाज करेंगे। ये भी क्वेश्चन हम पहले दोस्तों बता चुके हैं, आपको पता होगा। कह रहा है कि विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि क्या है ना। विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि क्या है, यानी कि विद्यार्थियों के गृह कार्य हिसाब से तो नियमित रूप से आप जांच कीजिए। ये भी आपको पहले से पता है कि आप अगर जो आप खुद ही 10th 9th में जब पढ़ते होंगे 11th 12th में, तो जो टीचर आपका डेली होमवर्क जांच करते होंगे उनका होमवर्क आप ज़रूर से बनाते होंगे, और जो नहीं जांच करते होंगे उनका ऐसे ही क्लास में आ जाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरस्कार जो गतिविधि के लिए ब्राह है, जैसे पहचान अथवा एक अच्छा श्रेणी कहलाता है। द रिवार्ड दैट एक्सटर्नल टू एक्टिविटी सच एज रिकॉग्निशन और गुड ग्रेड इज कॉल्ड, है ना। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो बी नंबर है। कह रहा है कि इंटरनल ड्राइव स्टेट। तो ये आंसर आप थोड़ा इसमें याद ही कर लीजिए कि इसका आंसर क्या है, बी है। एक थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उतना है नहीं, तो इसका आंसर आप बी याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन है कि विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो कठिन परिश्रम, आज्ञाकारी, विनम्र और स्वतंत्र चिंतन। तो आप देख के समझ ही रहे होंगे कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग विद्यार्थियों में होना चाहिए। जो विद्यार्थी सोचेगा नहीं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा, तो सोच डेवलप करना ज़रूरी है। इसके बाद 73rd क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम लर्निंग मतलब का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है। कौन कौन, अटेंशन, मेमोरी, रिस्पॉन्स और सेटुमिली। यानी कि उसका सेटुमिली का मतलब रिस्पॉन्स ही है एक तरह का। जब कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसके कौन सा उसके विरुद्ध है, वो आप पढ़े होंगे साइंस में, ठीक है। इसके बाद है रिस्पॉन्स एंड बिहेवियरिज्म, व्यवहारात्मक का, मेमोरी एंड रिस्पॉन्स। तो ये ज़्यादा जो 73rd का आंसर है वो डी नंबर है कि कोई तभी सीख सकता अधिगम में जब उसके पास मेमोरी हो और उसको रिस्पॉन्स भी कर रहा हो। तो इसका आंसर डी होगा। 74 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग 75 देखेंगे। आज का सेकेंड लाइन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक कक्षा जो है, कक्षा शिक्षक के पास कौन सी युगक विशेषताएं पर नियंत्रण होती है ना। कौन सा कक्षा शिक्षक जो है वो किस चीज़ पे नियंत्रण करता है, विशेषताएं जो है उसमें उसको नियंत्रण करता है। तो आप यहाँ पे 74 में कहिए प्रोत्साहन एवं निर्देशक के उपयुक्त है ना। कक्षा तापक्रम एवं प्रकाश, नहीं ये नहीं है आंसर। छात्र अवधारणा एवं निर्देशक की गुणवत्ता, स्टूडेंट अटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन, नहीं। सीट टाइम एंड, ठीक है, सीट समय, छात्र अवधान। तो इसका आंसर जो है ये प्रोत्साहन और निर्देश, यानी टीचर किसी बच्चों को कैसे प्रोत्साहन कर रहा है और उसको निर्देश जो दे रहा है उसको बच्चों कैसे ले रहे हैं, इस पे शिक्षक का नियंत्रण कितना है ये पता चलता है इससे। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों ये है कि यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर कार्य करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। यानी कि छात्र आपके जो है विद्यालय में वो मिलजुल कर कार्य नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्र को समूह कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने को महत्व को समझाएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इसे विषय पर वस्तु पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो देखिए इसका आंसर बी है। जब बी आप बताइएगा ही तो बी में अपने आप ये और ये क्या होगा, अंतर्निहित हो जाएगा। तो बी कह रहा है मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को क्या करेंगे, हम उसको समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों पार्ट 10 था। ये जो हमारा लेक्चर था पार्ट 10 था। आज रात में ही पार्ट 11 आ जाएगा, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 12 भी आज ही आ जाए। तो ये 3 लेक्चर आज आ जाएगा दोस्तों। तो हम लेक्चर का बस स्पीड थोड़ा बढ़ा दिए हैं। तो हम लास्ट डेट जो 12 सितंबर रख रहे हैं, हम इससे पहले भी मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा 500 क्वेश्चंस का सीरीज आ रहा है वो ख़त्म कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो मॉर्निंग आपके लिए हैव अ नाइस डे, और इवनिंग में अगर नाइट में आप देख रहे हैं तो आपके लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।